गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इतिहास दर्शन और हिस्टोग्राफी के लेक्चर श्रृंखला में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले तीन दशकों से मानविकी और सोशल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही यूं कहें कि चर्चित रहा है। और इस एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब सभी डिसिप्लिन्स ने इसको डिफाइन किया है, इसको समझने का प्रयास किया है। इसलिए हम इस विषय पर बात करते हैं। जब हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे तो हमने वहां पर पोस्ट मॉडर्न चैलेंजेस की बात की थी, पोस्ट मॉडर्निटी की बात की थी। इस पोस्ट मॉडर्निटी ने कई तरह के चैलेंजेस भी हमारे सामने रखे और उसको हमको इतिहास के अंतर्गत इसका जवाब देना था। और सदैव ये मानव का इतिहास एक निरंतर बहती हुई प्रक्रिया है, क्योंकि हम इतिहास को एक प्रक्रिया मानते हैं। तो यहां हम इस बिंदु पर आने से पहले एक बात शब्द को देखें कि सबसे पहले तो हम इसी बिंदु को देख लें। देखिए, इसमें हमको तीन चीजें डिस्कस करनी है विशेष रूप से कि ये एंड क्या चीज है, ये एंड क्या चीज है और ये हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करता है या हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो यहां हम इस बिंदु को समझने के लिए इस बात पर आते हैं कि ये एक सबसे पहले इसके हम एक आउटलाइन देख लेते हैं, इसके एक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि जो फ्रांसिस फुकुयामा है, इन्होंने करीब 1990 के आसपास में 89 में उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, 92 में उनकी बुक आ गई है। उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया और ये उनका एक जो आर्ग्यूमेंट है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है एंड ऑफ हिस्ट्री, किसको वो एंड ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि जब हम एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब इतिहास का अंत समझ लिया जाता है। विशेष रूप से जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पर इसको इतिहास का अंत समझ लिया जाता है, लेकिन ये इतिहास का अंत ना होकर के इतिहास का लक्ष्य है। तो सबसे पहले हमको एंड शब्द का मीनिंग समझना है, हिस्ट्री शब्द का मीनिंग समझना है। फिर इसके पक्ष देखेंगे कि फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन और एस्पेक्ट्स इसके क्या है, और लास्ट में हम आएंगे इस बात पे कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो एक बार जरा हम इस बात को चर्चा कर लें इसकी कि किस रूप में एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो इस बिंदु को लें कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या चीज हो सकती है। एंड क्या एंड का ट्रांसलेशन अंत है यानी टर्मिनेशन, यानी प्रश्न सीधा खड़ा होगा हमारे सामने इतिहास लेखन और इतिहास के संदर्भ में, क्या इतिहास का अंत कभी हो भी सकता है? जब तक इंसान है तब तक क्या उसके इतिहास का अंत हो सकता है? क्या 1990 के बाद इतिहास नहीं आया? क्या अमेरिका में ही गे मूवमेंट नहीं हुए? क्या अमेरिका का जो है कुवैत वॉर वाला कंसेप्ट है या कुवैत वॉर का पूरा एक ऐतिहासिक चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं हुआ? लेकिन अंत का मतलब या क्या, ये यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसीलिए लगाया है, क्या अंत का मतलब एंड है क्या? दूसरी बात आती है, क्या इसका मतलब, ये टर्मिनेशन शब्द लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब कोई एम है क्या, लक्ष्य? क्या इसका कोई लक्ष्य है क्या, या इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन है? फुकुयामा, क्योंकि जो फ्रांसिस फुकुयामा है, मैं थोड़ा पहले उनके बारे में आपको इंटरप्रिटेशन दे दूं। मूल रूप से फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो एक मीडियोकर लेवल के इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर आया और 89-90 के बीच में उन्होंने एक बड़ा फेमस आर्टिकल लिखा जिसको एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट नाम के एक जर्नल था, उसमें उन्होंने उसको प्रकाशित किया, जिसके भी चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां उन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले दी, तो आंसर होगा नेशनल इंटरेस्ट। 89-90 के आसपास की ये बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब अंत नहीं हो सकता तो क्या कोई लक्ष्य है? 30 साल हो चुके हैं तब से लेकर, यानी 1990 से लेकर के और आज हम 2021 में आ गए, यानी लगभग 30 साल से अधिक हो गए हैं। अभी पिछले साल तक 2020 तक फुकुयामा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनका एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं है। देखिए, हर कंसेप्ट को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल साइंस में जब हम इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है। जब हम हिस्ट्री में आते हैं तो इसको हिस्ट्री के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा। तो क्या ये अंत टर्मिनेशन है? नहीं, ये टर्मिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास का कभी अंत नहीं हो सकता। इतिहास एक प्रक्रिया है। देखिए,
अब जरा यहां पे ये भी समझना पड़ेगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या चीज है। यहां पर आप EH कार के अनुसार भी समझते हैं कि भाई ये एक संवाद होता है, ये हिस्टोरियन और फैक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये एक अलग बिंदु है। लेकिन इतिहास एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस है। तो अगर कोई चीज प्रोसेस में है तो क्या इस प्रोसेस का कोई लक्ष्य है? क्या इस प्रोसेस का कोई लक्ष्य है? तो जब हम उससे पीछे की बात करते हैं, हम फुकुयामा को जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की या इतिहास के लक्ष्य की बात की, अब मैं संशोधित कर रहा हूं कि फुकुयामा ने पिछले 30 साल में जो बात कही है उसमें उनकी बातों से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि वो उनका एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास के लक्ष्य से है। अब जब वो लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो लक्ष्य क्या और किस रूप में हो सकता है? क्या किसी और ने भी इस बारे में कभी चर्चा की है? जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं, माइथोलॉजी यानी धार्मिक अध्ययनों की बात करते हैं, तो मैं ये दो बिंदुओं पर बात कर रहा हूं। एक मैं हिंदू या सनातन धर्म कह रहा हूं, हिंदू या सनातन धर्म। मैं समझता हूं इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, हिंदू और सनातन को। दूसरा मैं बात कर रहा हूं ईसाइयत पे, दूसरा मैं बात कर रहा हूं ईसाइयत पे। आप गौर कीजिएगा, हम जब इतिहास के टूल्स की बात करते हैं, इतिहास के मूल आधार की बात करते हैं, तो हमारे पास 3-4 बिंदु है जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है और समझा जाता है। सबसे पहली चीज आती है टाइम, ये घटना किस काल की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है व्यक्ति, कोई राजा है, कोई सेनापति है, कोई और व्यक्ति है, ये किस काल का है और कौन है। तीसरी बात आती है प्लेस, हम अमेरिका के इतिहास की बात कर रहे हैं, हम रशिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं, प्लेस। तो ये वो टूल्स हैं, ये वो आधार हैं जिनके आधार पर हम हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई समय, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? टाइम। आपने देखा होगा हमने आधुनिक काल बोला, मध्यकाल बोला, प्राचीन काल बोला, अब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करते हैं। तो ये सब काल के आधार पर है, काल मुख्य आधार बनेगा। आपने महाभारत का वो फेमस जब स्टार्ट करता है, हमारे यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय सीरियल है भारत में, जिसमें वो कहता है मैं समय हूं और मैं समय के रूप में इन सारी होने वाली घटनाओं को देख रहा हूं, मैं एक साक्षी हूं। तो समय आपने एक साक्षी है, तो इतिहास भी इसी तरह से एक साक्षी बनता है। लेकिन जब इतिहास की व्याख्या होती है तो उसके लिए उन साक्ष्यों को लेकर के इतिहासकार उनकी व्याख्या करता है। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बात आती है कि यहां पर जो मानव सभ्यता का विकास है वो आप सबने सुना है कि उसके लिए मनु से हम कहानी को शुरू करते हैं। मनु, विशेष रूप से जब मनु की कहानी आती है और जब शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें यह बात आती है, तो भारतीय ग्रंथों में एक उद्देश्य आया कि क्या हो हमारा उद्देश्य। तो एक कंसेप्ट आया, जब पॉलिटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, राम राज्य की संकल्पना। अभी तक के जितने भी राज्य हैं भारत में, बहुत तरह के राज्य हुए, मोटे तरह से हम उनको दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक को हम गणतांत्रिक राज्य कहते हैं और एक को हम यूं कहें कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, जब हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, वो कहते हैं राम राज्य हमारी सर्वोच्च संकल्पना है, राम राज्य सर्वोच्च संकल्पना है। आप जानते हैं इस बात को, जब हम महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में योगदान की चर्चा करते हैं तो वहां पर महात्मा गांधी ने भी एक बिंदु का इस्तेमाल किया था, राम राज्य की स्थापना की जानी है। क्या राम राज्य कोई धार्मिक राज्य है? ये धार्मिक राज्य के बजाय ये वैल्यू बेस्ड रेजिम है, यहां मूल्य आधारित राजनीति है। क्योंकि गांधी जी के संदर्भ में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते थे, मूल्य आधारित राजनीति की बात करते थे, मैकियावेली से भिन्न। तो यहां इतिहास का उद्देश्य क्या बन गया भारतीय माइथोलॉजी में? राम राज्य। जब हम ईसाइयत की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर और हिस्टोरियन आए, थिंकर ही कहूं मैं ज्यादा बेहतर होगा, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक थे कौन? अगस्टाइन। अगस्टाइन ने जो इतिहास का उद्देश्य बताया है वो किंगडम ऑफ गॉड बताया है, किंगडम ऑफ गॉड। ये किंगडम ऑफ गॉड जो कि उन्होंने डिफाइन किया है,
यहां पे मतलब ये ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं, तो इतिहास का उद्देश्य यहां पर ईश्वरीय राज्य के रूप में है, यहां इतिहास का उद्देश्य राम राज्य के रूप में है। तो यहां हम देखते हैं यहां पे क्लियर धार्मिक कंसेप्ट आ रहा है, ये धार्मिक से मिलता जुलता आ रहा है, माइथोलॉजिकल आ रहा है, लेकिन साथ में ये दोनों के दोनों राज्य, ये दोनों उद्देश्य जो है ये अपने आप में वैल्यू बेस्ड रेजिम या वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है यानी इतिहास का लक्ष्य है, मैं बार बार वही शब्द डिफाइन कर रहा हूं, एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का अंत नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का लक्ष्य। अभी 2020 में कोरोना से ठीक पहले उन्होंने 3-4 बार इस बात को डिफाइन किया है कि मेरा मतलब इट्स नॉट ए टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब नॉट टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद इतिहास तो सदैव लिखा जाता रहेगा। इसका मेरा उद्देश्य यह है कि इट्स एम ऑफ हिस्ट्री, तो इस रूप में वो करते हैं। और ये कंसेप्ट, ये आइडियोलॉजी हम अपने यहां माइथोलॉजी में भी देखते हैं, चाहे हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम ईसाइयत की बात करें, तो दोनों जगह पर हमें ये लक्ष्य दिखाई देते हैं। अब जब हम और लोगों को लेते हैं, आपको ध्यान होगा जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर की बात करते हैं, एक का नाम आता है हीगल और एक नाम आता है मार्क्स। आपने सबने नाम सुना है कि हीगल के सिद्धांतों के आधार पर ही मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और हीगल ने जो इतिहास का लक्ष्य बताया, आपको अगर ध्यान हो तो नेपोलियन को इतिहासकार ग्रांट एंड टेम्पले की जब बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का पुत्र था। पुत्र इसलिए था कि उसने फ्रांस की क्रांति के आधुनिक सिद्धांतों को, आज पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल रिजीम है, वो फ्रांस की क्रांति के इन 3 सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। भारत का संविधान भी, भारत की राज्य व्यवस्था भी। तो हीगल ने बोला कि फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों को क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप में पहुंचाया है, तो 1807 ही कर दीजिए आप, तो शुरू में नेपोलियन युग तक इतिहास का अंत हो गया, क्योंकि इतिहास ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब हम सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करते हैं, तो हीगल ने इसको इस रूप में एक्सप्लेन किया। यहां उनका कहना इस तरह से था। हीगल के बाद हम जब मार्क्स को देखते हैं तो हम जानते हैं कि मार्क्स ने इतिहास के संदर्भ में चरणों की बात की और 5 से 6 चरणों की बात हीगल मार्क्स करते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि जो इतिहास का लक्ष्य है, इतिहास का लक्ष्य है, क्योंकि इतिहास शुरू हुआ आदिम समाज से, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से इतिहास शुरू हुआ, उसके बाद उदासता की युग की बात करते हैं, उसके बाद वो पूंजीवादी युग की बात करते हैं, उसके बाद वो समाजवादी और फिर साम्यवादी युग की बात करते हैं, और अंतिम रूप से बात करते हैं कि उनका इतिहास का उनका लक्ष्य क्या है, एक राज्य विहीन समाज, स्टेट लेस सोसाइटी, क्लास लेस सोसाइटी, ये बात करते हैं कौन, मार्क्स। और ये इसको वो एम ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास का लक्ष्य बताते हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि हीगल और मार्क्स ने एक्चुअली, पहले मैंने इससे पहले जो थ्योरी बताई थी वो हमारे धर्म के अंतर्गत है, वो हमारी माइथोलॉजी के अंतर्गत है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की को भी ले रहे हैं और भारत के सनातन धर्म को भी देख रहे हैं। तो यहां हीगल और मार्क्स खुद फुकुयामा ने इस बारे में कहा है कि मैंने ये जो सिद्धांत है इसको समझने के लिए हीगल और मार्क्स को पढ़ा है। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जब उन्होंने 1992 में अपनी पूरी पुस्तक लिखी, अभी हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए वो बात करते हैं कि मार्क्स ने जो थ्योरी दी या हीगल ने जो थ्योरी दी उससे भी मुझे प्रेरणा मिली है। एक्चुअली अब हम थोड़ा सा फुकुयामा की चर्चा करते हैं, थोड़ी सी फुकुयामा पर बात करते हैं। फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा, ये बेसिकली एक अमेरिकन है, ये अमेरिकन है और मूल रूप से जापानीज इनके फोर फादर्स हुआ करते थे। इनके ग्रैंडफादर जब 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक चल रहा था और 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक था, तो जब वॉर चल रहा था, तो उस दौरान इनके दादा यहां पर आकर बस गए थे अमेरिका में सेटल हुए। उसके बाद इनके फुकुयामा के जो पिता हैं, वो पिता तो प्योरली अमेरिकन हो गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन थी, तीसरी जनरेशन है ये अमेरिका में उन जापानीज की।
तो इन्होंने जो थ्योरी दी है एंड ऑफ हिस्ट्री, उस एंड ऑफ हिस्ट्री का संबंध, अब थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, एंड ऑफ हिस्ट्री का संबंध कोल्ड वॉर से है। वन बाय वन देखिए, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि थ्योरी उन्होंने दी है ये 1989 से लेके 92 के बीच में। ये वही काल है जब साम्यवाद का विघटन हो रहा था, पूर्वी यूरोप का पतन हो रहा था, रूस ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं और अपना विड्रॉल का प्रोसेस शुरू कर दिया था, गोर्बाचेव अपनी नई थ्योरीज लेकर आए थे, पेरिस्टोइका और अन्य तरह के सिद्धांत लेकर आए थे जो कि उन्होंने लागू की नीतियां, और उसके बाद यूएसएसआर के विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी अब वो रिजिम समाप्त हो गई जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजेबल रिजिम थी, चैलेंजेबल राज व्यवस्था थी, यानी साम्यवादी राज व्यवस्था। एक्चुअली ये राज व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि इतिहास का उद्देश्य लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार लोकतंत्र है। लिबरल डेमोक्रेसी को ये लक्ष्य बताते हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था को लक्ष्य बताते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, इसको ये लक्ष्य बता रहे हैं। इतिहास का लक्ष्य क्या हो, एंड ऑफ हिस्ट्री यानी एम ऑफ हिस्ट्री क्या हो, उदार लोक, दुनिया में सब जगह पर उदार लोकतंत्र की स्थापना हो। इनका कहना यह है कि अब तक की सभी राज व्यवस्थाओं में, पूरी, हम चाहे ग्रीक रोमन से ले लें, चाहे हम आज की व्यवस्थाओं को ले लें, सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल, एक मानव के लिए सक्सेसफुल जो राज व्यवस्था है वो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो कि अमेरिका की है। इसी कारण से 89 में जब इनका नेशनल इंटरेस्ट में इनका एक लेख छपा एंड ऑफ हिस्ट्री पर, तो ये रातों रात छा गए। और इन्होंने उन बाकी जो 3 साल थे, 92 तक आते आते 3 सालों में उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा, वो टेक्स्ट इनका अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी टेक्स्ट हो गया। तो इन्होंने अमेरिका के उदार लोकतंत्र को, लिबरल डेमोक्रेसी को बेस्ट सिस्टम बताया है। ये इनका इतिहास का लक्ष्य है। पूंजीवादी व्यवस्था को बेस्ट बताया है, साम्यवादी व्यवस्था को इन्होंने खारिज कर दिया, बाजारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने महत्व दिया है। तो ये इनके 3 लक्ष्य हैं। इसलिए इनका लक्ष्य इतिहास का, एम ऑफ हिस्ट्री इज दिस। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया के सभी देशों में उदार लोकतंत्र हो और सभी देश अब उदार लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब जब ये उदार लोकतंत्र की बात आई, हम जानते हैं इस बात को कि जब वर्ल्ड वॉर का पिक्चर चल रहा था उस समय कई तरह के रेजिम हुआ करती थी। एक टोटलिटेरियन रेजिम कहते हैं, नाजीवादी व्यवस्था थी, फांसीवादी व्यवस्था थी। जब हम देशों का नाम लेते हैं, जापान, हिटलर यानी जर्मनी, इटली, स्पेन, यहां पर टोटलिटेरियन स्टेट सिस्टम था, नाजीवाद, फांसीवाद था, और यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसलिए वहां पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना की जो प्रक्रिया है, उसका जो विस्तार है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रारंभ होता है। जब हम प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इस उदार लोकतंत्र के स्थापित होने की प्रक्रिया हो गई। लेकिन इस बीच में क्योंकि साम्यवाद भी सामने आ गया, साम्यवाद वर्सेस लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, इसलिए जब ये कोल्ड वॉर समाप्ति की प्रक्रिया पर आया 89 में, जब इन दोनों के बीच में गोर्बाचेव और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके बीच में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, रोनाल्ड रीगन और गोर्बाचेव के बीच में, तो ये लगा अब साम्यवाद समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद की समाप्ति की प्रक्रिया हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उदार लोकतंत्र में सब कुछ बहुत अच्छा है? क्या यहां पर कमियां नहीं है? और क्या जैसे हम चाइना की बात करते हैं या रशिया की बात करते हैं, क्या चाइना में साम्यवादी व्यवस्था मौजूद नहीं है? वहां पर भी है। तो इसलिए इसकी कमियां हैं जिसकी आलोचना समय समय पर की गई है, और इस समय समय पर की गई आलोचना का फुकुयामा ने जवाब भी दिया है, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन दी है। तो ये हम इस रूप में इसको देखते हैं। अब एक बात और आई, एक सिद्धांत था जिसकी मैं चर्चा अभी वापस आके करता हूं, कि जब ये विचारधारा बनने लगी तो हम ये देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रांसिस फुकुयामा है और ये कह रहे हैं दिस इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर बट द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच दैट इज एंड पॉइंट ऑफ मेंस आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये बेस्ट है, इसलिए वो इस व्यवस्था को बेस्ट मान रहे हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था को।
और ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा का कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये जो आर्टिकल था वो किस जर्नल में आया था? तो द नेशनल इंटरेस्ट है और समर का अंक था 1989 का है। उसके बाद 1992 में इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, इस किताब को खूब पूछा जाएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये फ्रांसिस फुकुयामा की मेजर किताब है। बुक्स उन्होंने बहुत सी लिखी हैं, लेकिन जिस कारण से वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए, एक अभी जो पिछले 2 साल पहले आई है आइडेंटिटी, उसमें उन्होंने जवाब दिए हैं जो उनके जितनी तरह से उनकी आलोचनाएं हो रही थी। तो ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स की पूरी चर्चा कर ली कि 89 से लेकर के और अभी 2020 तक उन्होंने जो अपनी बातें की हैं, जो उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मेरा मतलब टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री से नहीं है, बल्कि इसका मेरा मतलब एम ऑफ हिस्ट्री से है। और एम क्या है? उदार लोकतंत्र की स्थापना करना, पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करना, बाजारी व्यवस्था की स्थापना करना, जिसके लिए सभी दुनिया के देश आज काम कर रहे हैं। और ये सभी दुनिया के लोगों के लिए एक आदर्श मॉडल है। वो अमेरिकन मॉडल को बेस्ट बताते हैं, हालांकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकन मॉडल में अनेक कमियां भी हैं। इसके बाद ये ये क्वेश्चन उन पर बनता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी हमारे कमीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक तो उनकी किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एक उनकी बुक है ट्रस्ट अवर पोस्टमन, अमेरिका द क्रॉसरोड्स, द पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। ये उनकी खास किताबें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक आइडेंटिटी है, वो बाद में आएगी। अब इसमें जरा एक बात देख लें, यहां पे अगला जो बिंदु है, एक किताब आई द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, ये फरीद जकारिया की है। इन्होंने एक नई बात और कही फ्रांसिस फुकुयामा के संदर्भ में। उन्होंने बोला दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने बोला इतिहास का कभी अंत नहीं होता, इसलिए अब एंड ऑफ हिस्ट्री की थ्योरी को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतिहास जो कि ये एंड नहीं है, टर्मिनेशन नहीं है। इस संदर्भ में फरीद जकारिया ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये उनकी बड़ी फेमस किताब है फ्रांसिस फुकुयामा की, स्टेट बिल्डिंग पर, नेशन बिल्डिंग पर। ये एक बड़े जाने माने स्कॉलर रहे हैं, नॉम चॉम्स्की। इन्होंने बोला कि द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज बीन प्रोक्लेम्ड मेनी टाइम्स ऑलवेज फॉल्सली। ये मैंने आपको पीछे से भी बताया है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट यानी एम ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट पीछे से आया है, लेकिन इसकी ये भी आलोचना कर रहे हैं। ये अभी मैंने फरीद जकारिया और लोगों का नाम लिया। द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतिहास का कभी एंड हो जाए, इसलिए इस थ्योरी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बात यह है कि फ्रांसिस फुकुयामा अभी तक 2020 तक इसी बात पर है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का उनका कंसेप्ट एम ऑफ हिस्ट्री पर है, और वो अमेरिकन लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर है। एक थ्योरी आई इनकी हटिंगटन की। हटिंगटन बेसिकली उनके गुरु भी रहे और साथी भी रहे। उन्होंने लिखा है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का संदर्भ मुख्य रूप से इसी संदर्भ में दिया गया, यानी एंड ऑफ हिस्ट्री के संदर्भ में। उन्होंने बोला ये एक इत्तेफाक है कि हमारे पास इस समय उदार लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं दुनिया के इतिहास में कि एक तरफ क्रिश्चियनिटी आई, एक तरफ इस्लाम आया। अभी 2002 के बाद जिस तरह से इस्लाम एक चैलेंजिंग फॉर्मेट में हमारी दुनिया के सामने आया है, अमेरिकन सिविलाइजेशन के सामने आया है, तो इनका कहना यह है कि ये क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन है। और एक बात और ये अच्छी कहते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन, जो भी कल्चर हावी हो जाएगा, प्रभावशाली होगा, उसकी स्थापना हो जाती है। तो कभी अमेरिका हुआ, हम अपने इतिहास को भी देखते हैं, जब इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री पूरा देखते हैं तो कहीं पैक्स रोमानिका था, तो कहीं पैक्स ब्रिटानिका, और आज कहीं पैक्स अमेरिकाना हो गया। आज हम देखते हैं इसकी आलोचना के संदर्भ में कि अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सब जगह दादागिरी है। यूएन मिशंस की बात करते हैं, यूएन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, तो सब जगह अमेरिका की एक तरह से डोमिनेंस की बात आती है। तो यह सवाल इनके सामने रखा गया, फ्रांसिस फुकुयामा के सामने, कि आप बात कर रहे हैं इस तरह की स्थिति, अमेरिका अगर सबसे जगह पावरफुल ऐसा हो जाएगा तो ये डेमोक्रेसी कहां है? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है। वो जवाब इसका इस तरह से देते हैं कि मल्टी लेयर पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, इस बात को वो कहते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड जब बनता चला गया, अमेरिका जिस तरह से डेवलप करता चला गया, उसमें हमें दुनिया में सब जगह पर अमेरिका की दादागिरी सी दिखाई दे रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आया। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात उन्होंने की है। ये प्रश्न आपके पास पूछा जा सकता है। सैमुअल हंटिंगटन की किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बुक का नाम मैं बता चुका हूं। 93 में आ गई थी, 92 में उनकी बुक आई, 93 में इनकी बुक आ गई। और किस तरह से ये
इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी के टकराव की बात करते हैं, और इस टकराहट में वो कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो टकराहट है क्रूसेड्स के समय से शुरू हो गई थी, यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में ये शुरुआत हो गई थी। और इसी क्रम में जब ये थ्योरीज आई तो पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज के अंतर्गत, और ये जैसे हम एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत एंड ऑफ लिटरेचर भी आ गया, एंड ऑफ हिस्ट्री आ गया, एंड ऑफ सिविलाइजेशन आ गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी आ गया। लेकिन सवाल यह है कि इस एंड का उद्देश्य एंड नहीं है। यहां विद्यार्थियों को बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि इस एंड का ट्रांसलेशन टर्मिनेशन नहीं है, अंत नहीं है, इसका ट्रांसलेशन एम के रूप में है। ट्रांसलेशन न कहकर के मैं भाव कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, तो इसका भाव एक एम के रूप में है। इस प्रकार से हमारे सामने ये आप देख सकते हैं कि इतनी तरह की किताबें, इतने तरह के डिसिप्लिन है, सब जगह एंड की बात चल रही है, और एंड ना होकर के ये एम है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो में हमको इस बात को एक्सप्लेन करना था, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इसमें एक बार दो बार इसको देख करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।